जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। ठीक है, तो आज हम लोग तो करना है क्लास 10th के साइंस के जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका तीसरा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th में जो साइंस है उसकी एक बुक है, वो 3 पार्ट में बता हुआ है, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी 4 से 5 चैप्टर है वो हम लोग ने कर चुके। फिजिक्स के 2 चैप्टर कर चुके, लाइट एंड ह्यूमन हाई। आज हम लोग तो तीसरा चैप्टर करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात समझो कि अभी 10th वालों एक बात समझना थी, अभी दिवाली आने वाली है, मतलब तो लो तो अच्छे खासे हॉलीडे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बता देते हैं दिसंबर में तुलसी पूजा आता है, 25 दिसंबर तो तुलसी पूजा रहता है, तो उस समय आप तो विंटर हॉलीडे मिलते हैं। जनवरी में कई जगह प्री बोर्ड्स लेते हैं, कई जगह दिसंबर में ही प्री बोर्ड्स लेते हैं। ठीक है, तो मेरी ये बात समझना, अभी बहुत जन बोलेंगे कि इस साल हॉलीडे जैसे दिवाली का हो गया, ये सब एंजॉय मत करो, इस समय पढ़ाई करो, इसे सेलिब्रेट मत करो। मैं वो ज्ञान नहीं देता, मैं इस तरीके का सस्ता ज्ञान नहीं देता। मुझे जो त्योहार है वो सभी के लिए अलग महत्व लगता है। एक धार्मिक महत्व तो सेम है सभी के लिए थी। राम जी ने रावण का अंत किया था, तो वो दशहरा हो गया। फिर जब वो अयोध्या वापस आए थे, तब जो अयोध्या के निवासी थे उन्होंने फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे जला के, दिए से अपने घरों को सजा के, फूलों से अपने घरों को सजा के राम जी का वेलकम किया था। राम जी को जब वापस आए थे अयोध्या, उसका सेलिब्रेट किया था, हाँ कि ना। ये सर, ये तो धार्मिक महत्व हो गया। अब दूसरा भी महत्व है, जैसे दिए जो बनाते हैं, हाँ कि ना, उनके लिए बता देते हैं ये महत्व है कि उनके दिए की सेल ज़्यादा होगी, तो उनके घर में लक्ष्मी आएगी, मतलब कि धन आएगा, हाँ कि ना। कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, तो वो जो कपड़े के व्यापारी हैं उनके पास पैसा आएगा, तो उनके लिए ये भी महत्व है। बता देते हैं, अगर मैं बोलूँ कि फूल ज़्यादा बिकेंगे, तो जो फूल के व्यापारी हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आए, उनके पास पैसा आएगा, उनके घर में पैसा आएगा, उनके घर में लक्ष्मी आएगी। जो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं प्राइवेट कंपनियों में, उन्हें छुट्टियाँ मिलेंगी, तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय भी मिलेगा, हाँ कि ना। वैसे ही स्टूडेंट्स तुम लोग के लिए है कि तुम लोग दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, पर जब जब आप पूजा में शामिल हो दिवाली की और सेलिब्रेट करो, तब आपको समझना है कि ये त्योहार आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हाँ कि ना। आपको इसका धार्मिक तो समझना ही है कि धार्मिक महत्व क्या है इसका। इसका धार्मिक महत्व क्या है वो तो आपको समझना ही है। साथ ही साथ आपको समझना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, और वो पल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। आपको इसके बाद सोच विचार करनी है। दूसरी बात, आप सेलिब्रेट क्यों ना करो, सुबह पढ़ लो और रात तो बता देते हैं माइंड फ्रेश हो जाएगा, मस्त सेलिब्रेट करो, मस्त 10 बजे, 12 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक मस्त पटाखे फोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्त अपना वो करो, क्या कहते हैं, टाइम मिलेगा तो लो, तो दिमाग को रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बात याद रखना, अपने विचारों पे ध्यान देना। जो मैंने बोला कि ये त्योहार आपको क्या सिखा के जा रहा है, इस त्योहार का, इस समय का आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर भी सोच विचार करना चाहिए, हाँ कि ना। ये सर, ठीक है, तो चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग ने फिजिक्स के 2 चैप्टर तो कर ही लिए थे, लाइट और ह्यूमन है, तो उन लोग तो देख लेना, वो चैनल पे अपलोड होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और आप सीधा टाइप कर लोगे थी लाइट क्लास 10 वन शॉट जीत एक्सपर्ट, तो मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड तो स्कैन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। या ये लिंक को बता देते हैं, क्रोम में टाइप कर लो तो लोटा टेलीग्राम में ओपन हो जाएगा, या टेलीग्राम में जाके सिर्फ जीत एक्सपर्ट सर्च कर लो, @जीत एक्सपर्ट, तो लो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। अब इस चैप्टर का अगर मैं पूरा नाम लूँ, इस चैप्टर का नाम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, पर अगर मैं इस चैप्टर का पूरा नाम लिखूँ, तो इस चैप्टर का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक
करंट। हाँ कि ना? इस चैप्टर का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट में 2 शब्द आ रहे हैं, एक होला है इलेक्ट्रिक, एक होला है करंट। एक होला है इलेक्ट्रिक, एक होला है करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो। किस चीज़ का फ्लो? किसी भी चीज़ का फ्लो। किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना भी कोई चीज़ फ्लो हुआ है, उसे हम लोग उस चीज़ की करंट बोल देते हैं। जैसे नदी में हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। रिवर का करंट कितना है? रिवर में वाटर का करंट कितना है? मतलब कि एक दिए गए समय में एक एरिया ऑफ रिवर से कितना वाटर फ्लो कर जा रहा है, वो वाटर का करंट हो जाता है इन रिवर, या रिवर करंट हो जाता है। ओशन में भी हम लोग वाटर करंट देखते हैं कि वाटर किस डायरेक्शन में एक एरिया से कितने समय में फ्लो हो जा रहा है। हाँ कि ना? यस सर। या हम लोग विंड करंट देखते हैं कि एक समय में एक एरिया से कितनी हवा बह जा रही है। तो करंट होता है किसी भी चीज़ का फ्लो होना पर्टिकुलर समय में, एक पर दिए गए समय में किसी भी चीज़ का एक दिए गए एरिया में से फ्लो होना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। हाँ कि ना? किसी चार्ज का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर एरिया से दिए गए समय में कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक चार्ज का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर एरिया से दिए गए समय में कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चार्ज क्या होता है? देखो, जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, तो मैं इसकी कोई सी भी नेचुरल प्रॉपर्टी बता सकता हूँ, तो आंसर है यस सर। मैं इसका क्या बता सकता हूँ? मास बता सकता हूँ। मैं इसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी बता सकता हूँ जो होती है मास। जो होती है मास टी। इसका मास कितना है? मान लेते हैं इसका मास है 5 kg। हाँ कि ना? यस सर। तो मैं इसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी बता दिया। हाँ कि ना? पर क्या शेप इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी? आंसर है नहीं, शेप चेंज कर दी जा सकती है। हाँ कि ना? यस सर। तो सर आप बोलेंगे इसमें मास भी तो चेंज हो सकता है। अरे, मास चेंज करने के लिए इसमें से कुछ अमाउंट घटाना पड़ेगा ना। इसमें से कुछ अमाउंट घटाना पड़ेगा, बिना घटाए को चेंज होगा नहीं। वैसे ही बता देते हैं इस ऑब्जेक्ट की एक और नेचुरल प्रॉपर्टी रहती है जिसका नाम होता है चार्ज। चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एक दूसरी नेचुरल प्रॉपर्टी है अलोंग विथ मास। और ये जो चार्ज है ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो चार्ज हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो सर आप बोल रहे हो कि ये एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी है, तो क्या ये हर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है? तो आंसर है ये सर। पर सर लोग तो बोलते हैं ना कि कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उनमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो, उनमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो न्यूट्रल हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना ही नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो आंसर तो वो तो न्यूट्रल हैं, तो उनमें चार्ज कहाँ से है? अरे तो सुनो ना, न्यूट्रल के क्या बोलते हैं? ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज है। हाँ कि ना? पर क्या उसमें चार्ज है? आंसर है ये, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है। पॉजिटिवली चार्ज में क्या हो सकता है? या तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, तो या उसमें से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो। वैसे ही नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ हो, या ये हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज कम हो, तब भी वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए तो वो कहलाता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। हाँ कि ना? अक्सर ये जो चार्ज आपने तो बोल दिया एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर में पाई जाती है। जहाँ पे भी मेटल है वहाँ पे ये चार्ज पाया जाएगा। तो ये कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज है कोई एक, ये नेगेटिव चार्ज है? तो आंसर ये है कि पहले हम लोग तो पता चला पॉजिटिव चार्ज में। जब हम लोग तो चार्ज की डिस्कवरी हुई तो हम लोग तो पता चला एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई। फिर चार्ज में और डिस्कवरी की गई तो पता चला कि कुछ चार्ज ऐसे हैं जो ये जो प्रॉपर्टीज मिली इनके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज शो कर लें, इनके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर लें। तो इन अपोजिट प्रॉपर्टी शो करने वाले चार्ज को हम लोग ने क्या बोल दिया? नेगेटिवली चार्ज।
और अभी तक सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही डिस्कवर हुए हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी की उल्टी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, या अपोजिट प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज की, या नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज के अपोजिट प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज की, हाँ कि ना? यस सर। साथ ही साथ ये पता चला कि दो ऐसे चार्ज जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा, तो ये दोनों एक दूसरे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब बता देते हैं यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा, तो ये भी एक दूसरे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाँ कि ना? ये सर। मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा, तो ये दोनों एक दूसरे तो रिपेल करेंगे, क्या? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। ये दोनों एक दूसरे तो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे तो अटैक करेंगे। अब चल ऐसा क्यों कि सेम चार्ज एक दूसरे तो रिपेल करने पर अपोजिट चार्ज एक दूसरे तो अटैक कर लें, ऐसा क्यों? इसका कोई सीरियस एक्सप्लेनेशन नहीं है। अलग अलग थ्योरी बनाई जाती है कि इस कारणवश हो सकता है, इस कारणवश हो सकता है, पर इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब एक और बात समझना, एक और बात समझना। अब ये चार्ज जो है ये आ क्यों रहा है, चार्ज जो है ये आ क्यों रहा है? बेसिकली चार्ज एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, एक बता देते हैं मैटर में भलाई हुई। अब कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? तो आंसर है मैटर जो है वो बना हुआ है एटम से, वो बना हुआ है एटम से। तो कहीं पे भी एटम होगा तो वहां पे चार्ज होगा, आंसर है यस। अब एटम में तीन पार्ट लेते हैं, एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेते हैं, एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेते हैं। पहले लेते हैं प्रोटॉन्स, दूसरे लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे लेते हैं न्यूट्रॉन्स, हाँ कि ना? ये तो लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एटम्स में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। पहले रहते हैं प्रोटॉन, दूसरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज लेते हैं, ये क्या लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चार्ज लेते हैं, और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट जो बराबर रहता है, इसीलिए इन्हें न्यूट्रॉन बोला जाता है। मतलब ये बेसिकली न्यूट्रल है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब एक प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है, हाँ कि ना? यस सर। कि एक प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है, या आप ये बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही एक प्रोटॉन में होता है, हाँ कि ना? तो अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो रेस्पेक्ट में चार्ज क्या बोल देते हैं, +1। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में है, पर किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। और अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो आंसर है -1। की जितना एक प्रोटॉन में है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है, सिर्फ माइनस में, हाँ कि ना? यस सर। अब ये बताओ, एटम्स जो है वो सब यानी एटम जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट लेते हैं किसी भी मैटर के, और एटम्स बने हुए हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के, हाँ कि ना? यस सर। और प्रोटॉन्स में जितना चार्ज लेता है उतना ही इलेक्ट्रॉन में लेता है, सिर्फ दोनों में साइन अपोजिट लेता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज लेता है। तो जब भी कोई चार्ज लेना देना होगा, ये चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, तो किसका एक्सचेंज किया जाए? तो आंसर है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया जाए, या तो प्रोटॉन का एक्सचेंज किया जाए या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया जाए। पर अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीच में क्या लेते हैं, न्यूक्लियस, और उसके आसपास क्या लेते हैं, ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में कौन लेते हैं, न्यूक्लियस में आपका लेता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ कि ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर ये जो ऑर्बिट्स हैं बहुत सारे, इनमें कौन बैठा है, इनमें बैठा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन, इनमें बैठा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? यस सर। तो बताओ कौन से एक्सचेंज करना आसान है, जो बाहर की ओर ज्यादा है, यानी जो बाहर है या जो अंदर है? आंसर है बाहर है। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन
को एक्सचेंज कर लूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर लूँगा। अब ये जो एक एटम है ये न्यूट्रल है। ये जो पूरा एक एटम है ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन के तादादे हैं घटने या बढ़ने से कोई चार्ज नहीं आएगा। पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से इस एटम में चार्ज आएगा। अब अगर ये न्यूट्रल है मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है। मतलब यहाँ पे जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे मुझे इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटा दूंगा। और अगर मुझे इस एटम पे नेगेटिव चार्ज लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा दूंगा। सर प्रोटॉन की क्यों नहीं चेंज कर ले? अभी तो बताया प्रोटॉन बहुत अंदर है न्यूक्लियस में, तो इससे आसान है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर की ओर है उसका एक्सचेंज कर लो, उसकी मात्रा में कम ज़्यादा कर लो चार्ज लाने के लिए। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, 2 मिनट। समझ में आया? अगर इतनी बात समझ में नहीं आई है जो मैं यहाँ पे बोला हूँ, ये जिसे समझ में आई वो समझ लो, नहीं समझ में आई रहने दो। पर इतनी बात समझ लो तो इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, और चार्ज लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं नेगेटिव चार्ज की, और जो लाइक चार्जेस लेते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव जो अनलाइक चार्जेस लेते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। 2 मिनट रुकना। ठीक है, तो 2 मिनट में पानी पी रहा था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो चार्ज है क्या? चार्ज बेसिकली एक नेचुरल प्रॉपर्टी है मास की तरह जो किसी भी मैटर में होती है। हाँ कि ना? यस सर। तो 2 प्रकार के चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस जो लेते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अनलाइक चार्जेस जो लेते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को अटैक करेंगे। हाँ कि ना? यस सर। सबसे छोटा चार्ज अब ये बताना है एटम में चार्ज आ कैसे रहा है। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन तो आधा तोले, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आधा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐसा तो है नहीं। मतलब आप उतना ही छोटा चार्ज ऐड कर सकते हो, उतना ही छोटा चार्ज सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे है। हाँ कि ना? तो आप इस सबसे छोटा चार्ज जितना ला सकते हो वो कितना है? तो आंसर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है जो आप ला सकते हो। हाँ कि ना? और जितना भी आप चार्ज लाओगे वो इसके किस में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। हाँ कि ना? यस सर। वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब सर कैसे इंटीग्रल मल्टीपल? मतलब समझो,
आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं है आधा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं है एक और आधा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। मतलब आप हमेशा इंटीजर में ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए जो जितना भी चार्ज आएगा एक एटम पे, वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब अगर इस चार्ज का मैं पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन के ऊपर वाला चार्ज, हाँ कि ना? और अगर मैं इसका नेगेटिव फॉर्म ले ले रहा हूँ कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाला चार्ज हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सर आपने यहाँ पे कैसे बताया +1 और -1? ये मैंने बोला था विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। कि प्रोटॉन पे विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, तो +1, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो सेम चार्ज है, तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बार बार लिखने से अच्छा एक रेस्पेक्टिव में मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को रेस्पेक्ट में 1 मान लेता हूँ कि उतना ही चार्ज होगा। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज है, +1, मतलब इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में है, सिर्फ पॉजिटिव में, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और बता देते हैं इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, जितना एक प्रोटॉन में है, सिर्फ नेगेटिव में, हाँ कि ना? सिर्फ वही नेगेटिव में, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब जो चार्ज की ये जो यूनिट है सी, ये सी नहीं है, इसे असल में बोलते हैं कूलम्ब। ये असल में क्या क्या है, कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का जिसके नाम पे ये चार्ज की यूनिट पली है, और इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, इसके शॉर्ट फॉर्म को। 2 मिनट, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म तो कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है, वो है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन या वन इलेक्ट्रॉन। बताया ना, जितना आप एक चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कितना ला सकते हो, जितना या तो एक प्रोटॉन पे हो या जितना एक इलेक्ट्रॉन पे हो, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब मान लेते हैं ये एक वायर है, मान लेते हैं ये एक वायर है, या उससे पहले समझो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली चार्ज का फ्लो होना। तो तो जो मटेरियल है लेते हैं, जो मटेरियल लेते हैं, वो लेते हैं बेसिकली आपके दो प्रकार के। मटेरियल जो लेते हैं वो लेते हैं आपके बेसिकली दो प्रकार के। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं कंडक्टर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, और दूसरे लेते हैं इंसुलेटर जो आप में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते, जो आप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। जो आप में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर एक कंडक्टर से, मान लो ये है एक कंडक्टर, मान लो ये है एक कंडक्टर, हाँ कि ना? यस सर। मान लो ये है एक कंडक्टर, हाँ कि ना? यस सर। और इस कंडक्टर से, मान लो ये है एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर से बता देते हैं आई अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ, आई अमाउंट का, यानी आई अमाउंट का करंट फ्लो हुआ। अब मुझे इस करंट तो मेजर करना है, इस करंट तो मेजर करना है। तो मैं इस करंट को कैसे मेजर करूंगा बताओ? तो मैं इस करंट को मेजर करने के लिए करंट की डेफिनेशन में जाऊंगा कि एक पर्टिकुलर समय में कितना फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मैं क्या बोलूंगा, एक पर्टिकुलर समय में कितना यूनिट ऑफ चार्ज फ्लो हो जा रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, हाँ कि ना? इस कंडक्टर में से, वो इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा। तो लेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इसका क्या बन जाएगा, करंट की वैल्यू बन जाएगी। लेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस करंट की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी, हाँ कि ना? कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो गया वो इस करंट की वैल्यू बन जाएगी, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो इस करंट की वैल्यू बन जाएगी, हाँ कि ना? लेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर।
पर अब कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? तो आंसर है करंट को डिफाइन किया गया था पहले, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पर सर आपने तो बोला थी प्रोटॉन आप निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन आप निकाल नहीं सकते, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे? वो आगे समझेंगे कैसे। पर ये समझ लो, पहले ये नहीं पता था कि जो फ्लो हो रहा है वो असल में इलेक्ट्रॉन है। असल में ये जो कंडक्टर है ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। और ये जो कंडक्टर्स हैं, बेसिकली वापस आते हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं ये जनरली मेटल्स लेते हैं। ये जनरली क्या लेते हैं? मेटल्स लेते हैं। और मेटल्स में जो न्यूक्लियस है, इनके आसपास बहुत सारे वो तो हैं ऑर्बिट, तो जो बाहर वाले ऑर्बिट लेते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो न्यूक्लियस से इतनी दूर लेते हैं, या न्यूक्लियस की पकड़ उनमें इतनी कम लेती है कि वो इजीली बाहर चल देते हैं, वो इजीली बाहर चल देते हैं अपने एटम से। हाँ कि ना? यस सर। इस कारणवश इस कारणवश ये जो चार्ज फ्री होने के नाम से ये चार्ज फ्लो कर जाता है, उस कंडक्टर में से ये जो चार्ज है ये फ्लो कर जाता है, इसीलिए उस मटेरियल में से करंट फ्लो कर जाता है और उस मटेरियल को लोग क्या बोलने लग जाते हैं? कंडक्टर बोलने लग जाते हैं। तो पहले ये नहीं पता था कि जो फ्लो कर रहा है वो असल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए करंट को बोलने लगे हैं कि करंट तो बोलने लगे थे कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। पर असल में कौन फ्लो हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इस डायरेक्शन में बांध लें तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक्चुअल चार्ज का जो फ्लो है वो अपोजिट है, तो एक्चुअल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो है नेगेटिव चार्ज। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और जो करंट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज का। हाँ कि ना? तो यूनिट समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हो जाता है करंट। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट को I से दिखाया जाता है। क्यू बेसिकली आपका चार्ज हो जाता है। क्यू जो है वो आपका क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। क्यू क्या है आपका? चार्ज हो जाता है। हाँ कि ना? क्यू क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। समझ में आया? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब करंट जो है, करंट की यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का जिसके नाम पे ये लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे करंट में ए दिखाया गया है कि एम्पियर में करंट इनटू करंट इन एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज इन कूलम इनटू, यानी चार्ज इन कूलम अपॉन, ये डिवाइड है ना, डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। तो अगर मुझे करंट एम्पियर में चाहिए तो मुझे चार्ज किस में रखना पड़ेगा? कूलम में रखना पड़ेगा, और टाइम जो है वो मुझे सेकेंड में रखना पड़ेगा। अब ये क्यों बताया हूँ? क्योंकि एग्जाम में कई बार टाइम जो है वो मिनट में दे देता है, और जो करंट पूछा रहता है एम्पियर में तो लोग सीधा मिनट में रख देते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए आपको जब भी करंट एम्पियर में पूछा जाए तो हमेशा ये याद रखना कि चार्ज जो है वो हमेशा कूलम में लेना चाहिए, और टाइम जो है वो हमेशा सेकेंड में लेना चाहिए। और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमेशा अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ कि ना? यस सर। कुछ अदर यूनिट भी हैं जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, कुछ अलग अलग यूनिट भी हैं एम्पियर की, वही बोल लो। जैसे 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होता है। वैसे ही 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रोमीटर जैसे 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है, वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। पर ये बताओ कि यहाँ पे अगर ये I इज इक्वल टू क्यू टी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो तादाद है आपका, ये मान लेते हैं ये है एक आपका कंडक्टर, ये है एक आपका कंडक्टर, और इससे आई ई करंट फ्लो हुआ इन टाइम टी, आई करंट फ्लो हुआ इन टाइम टी। अब मैं बोलूँ कि इसमें बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो कैसे बताओगे?
सिंपल सा यार, ये इक्वेशन देखो, क्या इससे मैं ये नहीं लिख सकता कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब ये बात याद रखना, अगर मुझे यहाँ पे ये जो Q है चार्ज अगर कूलम में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे करंट किस में रखना पड़ेगा, एम्पियर में, और टाइम किस में रखना पड़ेगा, सेकंड में। टाइम किस में रखना पड़ेगा, सेकंड में। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है। अब ये समझो क्या होता है कि चलो अल्लो ने करंट के बारे में पढ़ लिया, करंट किसके फ्लो को बोला जाता है ये पढ़ लिया, चार्ज के फ्लो को बोला जाता है, चार्ज क्या होता है वो पढ़ लिया, चार्ज कैसे आता है वो पढ़ लिया। ठीक है। मटेरियल दो प्रकार से पढ़ लिए। ठीक है। अब ये बताओ कि ये ऐसा हो क्या रहा है कि इस वायर में से करंट फ्लो हो जा रहा है। तो आंसर है, आपने कभी भी बचपन में लिया होगा, तो आपने एक बैटरी ली होगी। बचपन में हमने सब ने की थी, आपने बैटरी ली होगी। हाँ कि ना? जिसका ये पॉजिटिव होगा, जिसका ये नेगेटिव होगा। हाँ कि ना? इसमें से एक वायर जुड़ी होगी जो बल्ब पे जाके जुड़ी होगी। हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ से दूसरी वायर इस पे लाके जुड़ी होगी और ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा। हाँ कि ना? ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा। मतलब इसमें क्या हुआ है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। हाँ कि ना? यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। हाँ कि ना? यस सर। तो इस बैटरी ने किया क्या जो ये करंट फ्लो हुआ? तो आंसर है, इस बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। इस बैटरी ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। इस बैटरी ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। हाँ कि ना? इस बैटरी ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। हाँ कि ना? यस सर। इस बैटरी ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस दिया मतलब समझ में नहीं आया। मान लो, पोटेंशियल क्या होता है पहले ये समझो। पोटेंशियल होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी काम को करने की क्षमता। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। हाँ कि ना? और अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। हाँ कि ना? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इन दोनों के बीच में काम करने के बीच का डिफरेंस होगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब समझो कैसे, मान लेते हैं कैसे डिफरेंस आया सर, वो समझ में नहीं आया सर, कैसे डिफरेंस आया। मान लो, इसे समझाने का और इजी तरीका है। मान लो ये है एक, बता देते हैं पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये है एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये बता देते हैं एक अपने आसपास क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर निकली हुई रहती है, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर की ओर निकली हुई रहती है। परपेंडिकुलरली मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज के सरफेस में से ये 90 डिग्री का एंगल बना ले, ना? ऐसे बाहर निकलते हुए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जाती है। सर क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है? हाँ चले नहीं, ये हम दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो ये बताओ कि कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपना इफेक्ट दिखा पाता है। ये चार्ज अपने चार्ज होने का इफेक्ट दिखा पाते हैं, मतलब उस एरिया में आने वाले दूसरे चार्ज को या तो ये रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है बेसिकली। हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोल देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी दुनिया में फैली हुई है, पर बता देते हैं कुछ हद तक ही, कुछ दूरी तक ही ये अपना इफेक्ट दिखा पाता है। जैसे मैग्नेट जब आप दो मैग्नेट तो पास लाएंगे तो मैग्नेट तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेयर करता है।
और साउथ साउथ एक दूसरे तो रिपेल करता है। वहीं नॉर्थ और साउथ एक दूसरे तो अटैक करते हैं। तो जब आप नॉर्थ नॉर्थ पास लाते जाएंगे तो कुछ तो जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल एक दूसरे तो रिपेयर करते हैं। तो अगर मैं मैग्नेट तो अपने टेबल पे बहुत पास रखूँ तो वो एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, पर एक ही मैग्नेट मैं दिल्ली पे रख दूँ, दूसरे तो मथुरा पे, तो वो रिपेयर नहीं करेंगे। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस है जहाँ तक वो अपना रिपेयर या अपना जो इफेक्ट है दिखा पा रहे हैं। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो उनका भी सर्टेन डिस्टेंस रहता है जहाँ तक वो इफेक्ट दिखा पाते हैं। तो हम लोग तो पता नहीं कौन कितना दूर तक इफेक्ट दिखा पाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है। मतलब मैं अगर यहाँ पे मान लूँ प्लस 1 यूनिट चार्ज कितना होता है? तो ये होता है 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ कि ना? तो +2 यूनिट चार्ज है, मतलब +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज हो सकता है। +3 यूनिट +4 यूनिट ऐसे हो सकता है। हाँ कि ना? तो हम लोग तो पता नहीं कौन कितनी दूरी तक लगा पा रहा है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं एक टर्म इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर नहीं, वैसा नहीं। इन्फिनिटी वो डिस्टेंस मान ली जाती है चार्ज से जहाँ तक इफेक्ट लगाना वो खत्म कर देता है। मतलब इतनी दूर तक ये इफेक्ट लगा पा रहा है, इसके आगे ये इफेक्ट नहीं लगा पा रहा, या इसके द्वारा लगाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम हो जा रही थी, कोई फोर्स ही नहीं लग पा रही, रिपेल और रिफ्लेक्शन थी। तो इसीलिए इस डिस्टेंस तो मान लेते हैं, इस डिस्टेंस तो मान लेते हैं इन्फिनिटी। ठीक है। अब अगर मैं इतनी दूर से एक चार्ज लेके आऊँ, अगर मैं इतनी दूर से ही इसके अंदर यहाँ पे एक चार्ज लेके आऊँ, इसे भी पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, यहाँ पे ले आया ये चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस पे रिपेल होगा, हाँ कि ना? तो जब इससे रिपेल होगा तो इस पे कुछ फोर्स लगेगी। अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी तो ये जो चार्ज मैं इसके अंदर लाया हूँ, इन्फिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया हूँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ काम करेगा। मतलब यहाँ पे इसमें क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। यहाँ पे इसमें क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। वही चार्ज अगर मैं यहाँ लाता तो इस पे और ज़्यादा फोर्स लगती। क्यों ज़्यादा फोर्स लगती? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास आ गया है, हाँ कि ना? तो इसमें रिपेल जो होता, रिपल्सन जो होता, वो और ज़्यादा होता, हाँ कि ना? तो इसमें और ज़्यादा काम करने का पोटेंशियल आ गया है, हाँ कि ना? अब इसे इतना दूर काम करना है, डिस्टेंस बढ़ गई तो काम भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, काम बढ़ गया मतलब काम करने की क्षमता बढ़ गई। काम करने की क्षमता तो ही तो पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल बढ़ गया, हाँ कि ना? ये सर, तो ये कम पोटेंशियल हो गया, ये लेस पोटेंशियल हो गया, ये मोर पोटेंशियल हो गया, हाँ कि ना? यस सर। अब दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है। अब अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस निकाल लूँ, अब अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस निकाल लूँ, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही तो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। पर यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बैटरी में जो लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में लेते हैं। पर एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आऊँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊँ और उसे यहाँ रखूँ, तो वो क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होगा, हाँ कि ना? फोर्स लगेगी। और वही नेगेटिव चार्ज यहाँ रखूँ तो यहाँ पे भी वो अट्रैक्ट होगा। पर यहाँ पे उसे कम काम करना है और यहाँ पे ज़्यादा काम करना है, हाँ कि ना? तो पोटेंशियल किधर ज़्यादा है? यहाँ। और यहाँ कम है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जस्ट अपोजिट हो गया, हाँ कि ना? पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम ला? आंसर है यस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ला, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये दो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in the amount of work done in moving a unit charge from one point to other, हाँ कि ना? आप ये बोल सकते हो कि आप इंफिनिटी से इधर लाए और इधर लाए की बजाय आप इस पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाने में इस पॉजिटिव चार्ज को जितना काम करना लगेगा वही तो इसके बीच की डिफरेंस हो जाएगी। इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा वही तो
बता देते उतना ही काम आपको करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ। तो ये बोल दो कि इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लाने पे जो वर्क लगेगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। हाँ कि ना? यस सर, वही आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। मतलब ये एक पॉइंट है, ये यानी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। हाँ कि ना? तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। हाँ कि ना? यस सर, ये हो गया ए। तो इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लेके जाने को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया जाएगा। जितना वर्क किया गया उसे क्या बोल दिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया जाएगा। तो अब ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस को नापू कैसे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है कि कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए। क्योंकि यहाँ से मैं जो चार्ज लेके जा रहा हूँ वो 1 यूनिट भी हो सकता है, +1 यूनिट भी हो सकता है, -1 यूनिट भी हो सकता है, +2 यूनिट भी हो सकता है, -2 यूनिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मान लेते हैं कि पर यूनिट चार्ज कितना लगा, पर यूनिट चार्ज कितना लगा, पर यूनिट चार्ज कितना लगा। तो आप कितना वर्क किए पर यूनिट चार्ज को मूव करने में, आप कितना वर्क किए पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, वो कहला जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज, मतलब +1 यूनिट या -1 यूनिट के चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाता है। हाँ कि ना? तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, फिर उसे कैलकुलेट करने थी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताया कि V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पे जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्ट में लिया जाएगा, जो किसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। वोल्ट है, यानी एक्चुअल में इसकी यूनिट वोल्टेज है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, वोल्ट लिखा जाता है। जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, वोल्ट लिखा जाता है। हाँ कि ना? और W क्या है, वर्क है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, जिसे कैपिटल J लिखा जाता है। और Q क्या है, चार्ज, जिसकी यूनिट है कूलम। हाँ कि ना? और जिसे कैपिटल C से लिखा जाता है। हाँ कि ना? तो अब अगर मैं पूछूं कि मैं आपको बोल दिया कि एक यूनिट का चार्ज है, एक यूनिट का चार्ज है, या मैं बोल दिया कि 2 यूनिट का चार्ज है, +2 यूनिट का चार्ज है और इतने का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक चार्ज के लिए है। हाँ कि ना? पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कितना काम करना पड़ा एक यूनिट के चार्ज के लिए। तो अगर मैं बोल दूं 2 यूनिट का चार्ज है और उसे मूव करवाने से कितना करना पड़ा, तो कैसे बताओगे? अगर एक यूनिट का चार्ज के लिए वर्क जितना करना पड़ा, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 यूनिट के चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस निकल दोगे। तो वही किया जाता है कि वर्क निकालने से Q इंटू वी कर दिया जाता है, वर्क निकालने के लिए Q इंटू वी कर दिया जाता है। हाँ कि ना? और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। एक्चुअल में वोल्टेज पूरा लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट लिख सकते हो, ये कैपिटल वी लिख दिया जाता है, या कैपिटल वी लिख दिया जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया, समझ में आई इतनी बात? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब हाउ वाई करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के कारण जो तादाद चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। पर ये बात याद रखना, मैंने बोला अभी चार्ज, कौन सा चार्ज, करंट में लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये माना जाता है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। और बैटरी में जो पोटेंशियल लिया गया है वो करंट पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में लिया गया है। और वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज का बोलूँ तो पोटेंशियल अपोजिट हो जाता है। मतलब जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल है, और जो बैटरी का हायर पोटेंशियल है
वो नेगेटिव चार्ज के लिए लोअर पोटेंशियल है। तो अगर मैं बोलूं कि बैटरी के रेस्पेक्ट में बैटरी इस तरीके से दिखाई जाती है, ये होता है एक सेल, बहुत सारे सेल मिलके बैटरी बनाते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। तो ये हो गई बैटरी, बड़ी लाइन दिखाती है हायर पोटेंशियल को और छोटी लाइन दिखाती है लोअर पोटेंशियल। तो अब ये देखो, ये जो बात है, अगर मैं इसे ऐसे मान लूं तो करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाँ कि ना, करंट ऐसे फ्लो होगा। और ये पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, ये करंट के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। पर वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूँ तो पोटेंशियल तो उल्टा हो जाता है, मतलब बैटरी के किस साइड से किस साइड फ्लो होगा। तो आंसर है बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, हाँ कि ना। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अगर मैं जो बोला बीच में थी नेगेटिव चार्ज के लिए तो उल्टा हो जाता है, अगर वो समझ में नहीं आया तो उसे छोड़ दो। बस आप यही याद रखो कि करंट जो है वो बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, हाँ कि ना। तो सिंबल ऑफ सेल क्या है, ऐसे एक बड़ी डंडी खींचना और एक छोटी डंडी खींचना, ऐसे छोटी डंडी के बगल में माइनस लिखा जाता है, बड़ी डंडी के बगल में प्लस लिखा जाता है। बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल तो दिखाती है, छोटी डंडी लोअर पोटेंशियल को दिखाती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, बैटरी, और जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, समझ में आया इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। तो अगर बैटरी का कॉम्बिनेशन सर आपने ऐसे कर लिया थी, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से ऐड हो गया, यानी लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से ऐड हुआ। पर अगर मैं ऐसे कर दूँ तो, तो क्या बैटरी काम करेगी, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं काम कर पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हायर पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे भी हायर पोटेंशियल हो गया, मतलब दोनों तरफ सेम पोटेंशियल हो गया, तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। करंट को फ्लो करवाने के लिए, वर्क डन करवाने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स जनरेट होगी ही नहीं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, समझ में आया, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे जोड़ा जाता है। अब अगर मान लूँ कि ये 1.5 वोल्ट की सेल है, ये 1.5 वोल्ट की सेल है, ये भी 1.5 वोल्ट की सेल है। अगर मैं बोलूँ कि ये 1.5 वोल्ट की सेल है, ये भी 1.5 वोल्ट की सेल है, और मैं आपसे बोलूँ ये बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर है सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 1.5 4.5 वोल्ट हो जाएगा टोटल में। अब अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ तो, क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये 1.5 है वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, और ये भी 1.5 वोल्ट है। तो क्या लिया जाएगा, बेसिकली समझो, यहाँ पे इसे पॉजिटिव लिया जाएगा, इसे नेगेटिव लिया जाएगा, इसे पॉजिटिव लिया जाएगा, और सभी को ऐड कर दो, तो प्लस 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, हाँ कि ना, यस सर, प्लस 1.5। तो बैटरी का पोटेंशियल इस केस में कितना हो गया, आंसर है 1.5 मिली वोल्ट, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। और अगर मैं ये तीसरी बैटरी तो हटा दूँ तो प्लस 1.5 माइनस 1.5 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो बैटरी काम ही नहीं कर रही, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ही नहीं कर रही, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब मान लो ये है एक कंडक्टर, अब मान लो ये है एक कंडक्टर, कंडक्टर में कौन है, कंडक्टर में प्रेजेंट है एटम्स, कंडक्टर में कौन है, एटम्स, एटम्स के जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वही तो आपके करंट के फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है, कि वो जब ऐसे फ्लो होते हैं तो करंट इससे फ्लो होती है, हाँ कि ना। एक्चुअल में फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, पहले क्या माना जाता था, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर पता चला कि वो गलत है। पर बहुत जगह उसी के थ्रू डेरिवेशंस या बहुत सारी कन्वेंशन कर दी गई थी,
तो उसे बदला तो जा नहीं सकता। इसीलिए तो अभी भी यही माना जाता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, पर असल में फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनमें न्यूक्लियस का कम बंधन है, मतलब वो न्यूक्लियस के फोर्स के थ्रू कम बंधे हुए हैं, पर बंधे हुए तो हैं, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो आएगा, यानी थोड़ा बहुत तकलीफ तो आएगा उन्हें एटम से निकलने में। साथ ही साथ जब वो ट्रेवल करते तो वो कैसे करते? इस एटम से इस एटम पे, फिर इस एटम से इस एटम पे। तो जब वो एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे ऐसे करते हुए फ्लो करते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उन्हें रुकावटें रास्ते में आएंगी। इसी रुकावट तो फिजिक्स में बोल दिया जाता है रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोल दिया जाता है? रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? इसी को क्या बोल दिया जाता है? रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? यस सर, इसी को क्या बोल दिया जाता है? रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज या करंट जब उससे फ्लो होती है कंडक्टर से, तब वहां पे जो उसे रुकावटें फेस करनी पड़ती है उसे क्या बोल दिया जाता है? रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। उसे क्या बोल दिया जाता है? रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस है क्या? बेसिकली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिससे वो अपोज करती है, रुकावट लाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिससे वो अपोज करती है या रुकावट लाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। असल में कौन आ रहे हैं? रुकावटें आ रही हैं। रुकावटें आने के कारण ऐसा लग रहा है कि कंडक्टर ये चाह रहा है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, पर क्या वैसा है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब ये देखो, अब मान लेते हैं ये है बता देते हैं आपका बेसिकली कंडक्टर है। ये क्या है आपका? ये कंडक्टर है, और ये एक उसी लेंथ का एक और कंडक्टर है, और ये उसी एरिया का छोटा कंडक्टर है। इसी इसका और इसका क्रॉस एरिया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका भी ये है और इसका भी ये है, हाँ कि ना? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो एरिया ऑफ इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है इसका? इसका ये स्मॉल ए है, और एक उतने का ही छोटा कंडक्टर लेता हूँ, एक स्मॉल ए है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये देखो, लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी दूर ट्रैवल करना रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर उतनी दूर ट्रैवल करना रहेगा मतलब उतनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी, तो जिनकी लेंथ ज़्यादा उनकी रुकावटें ज़्यादा है। इसीलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया जितना ज़्यादा उतनी कम रुकावटें, एरिया जितना ज़्यादा उतनी कम रुकावटें, एरिया जितना कम उतनी ज़्यादा रुकावटें, हाँ कि ना? तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। अब अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा क्यों सर? ये असल में 12th का भाग है। 12th में डेरिवेशंस आती हैं, वहां से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ये आया कैसे। आपको बस अभी 10th में ये समझना है, आपको बस ये याद रखनी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हाँ कि ना? प्लस साथ ही साथ में उस मटेरिया के एटम जो हैं कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, हाँ कि ना? तो उसका भी एक टर्म आना चाहिए। तो वो एक बता देते हैं, वो एक मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो उस नेचुरल प्रॉपर्टी को भी मानना है। जब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए तो हम लोग तो उस नेचुरल प्रॉपर्टी को भी मानना पड़ेगा। तो फिजिक्स में जब कैलकुलेशन की जाएंगी तो वो नेचुरल प्रॉपर्टी भी मानी जाएगी। तो उस नेचुरल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा वो बना दिया जाता है टर्म, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। ये असल में ग्रीक सिंबल है और इसका एक्चुअल सिंबल ऐसा होता है, इसे ग्रीक में बोलते हैं लो। और ये यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी को, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये नेचुरल टेंडेंसी दिखा लेता देते हैं किसी भी मटेरियल की। तो आल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो, आल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो, हाँ कि ना? यस सर। अब टेम्परेचर की माने तो
तो टेम्परेचर अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग तरीके से शो करता है। जैसे मेटल में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पर एलॉय में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बहुत थोड़ा-सा बढ़ता है जैसे नाइक्रोम में। वहीं अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हाँ कि ना? जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में, हाँ कि ना? तो टेम्परेचर वाला आप टर्म ले नहीं सकते, टेम्परेचर वाला टर्म आप फ़ॉर्मूले में ले नहीं सकते। इसीलिए रेजिस्टेंस का जो फ़ॉर्मूला है वो हो जाता है R इज़ इक्वल टू रो L बाय A। 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 जहाँ पे R जो है वो है क्या? रेजिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम। और रो क्या है? रो जो है वो है रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टिविटी रो की यूनिट निकालने जाऊं तो वो हो जाता है बेसिकली आर ए बाय एल। आर ए बाय एल, हाँ कि ना? और आर हो जाता है ओम, एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर, और मीटर यानी लेंथ हो जाता है मीटर। इसीलिए रेजिस्टिविटी का यूनिट जो हो जाता है वो हो जाता है ओम मीटर। वो क्या हो जाता है? ओम मीटर। इसीलिए रेजिस्टिविटी जो रो है उसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है ओम मीटर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? आई होप इतनी बात समझ में आई हो। तो इसे आप ओम बोल सकते हो या इस तरीके के ग्लिच सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो ये रेजिस्टिविटी है, हाँ कि ना? यस सर, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये रेजिस्टिविटी है क्या? ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी फ्लो हो जाती है, कुछ मटेरियल में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है या ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली एक टर्म है जो बनाया गया है या जो लाया गया है मटेरियल को दर्शाने के लिए, मटेरियल को दर्शाने के लिए फॉर्मूले में, हाँ कि ना? रेजिस्टिविटी जो है वो शेप और साइज ऑफ मटेरियल से चेंज नहीं होती, क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर लिए थी। वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आयरन है, क्या है, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, हाँ कि ना? यस सर। तो वो शेप और साइज को डिफाइन करने थे तो अल्लाह ने लेंथ और एरिया ले ही रखा है, हाँ कि ना? तो वो कंसेप्ट तो आ गया, पर अल्लाह तो मटेरियल की बात करनी थी। कॉपर है, जैसे सिल्वर है ना, तो अल्लाह तो मटेरियल की बात करनी है। अल्लाह तो किसकी बात करनी है? मटेरियल की बात करनी है। तो मटेरियल को इन्वॉल्व करने के लिए लॉ लाया गया है। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम रहती है, फिर एलॉय की आती है और फिर इंसुलेटर्स की आती है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब ट्रांसमिशन लाइन जो ये जो बिजली की तारें दौड़ती, इनमें कौन यूज होता है? कॉपर एल्यूमिनियम। जो ये कूलर है इनमें कौन यूज होता है? कॉपर एल्यूमिनियम। जो ये तारेदार फैन है इसके अंदर कौन यूज होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम, हाँ कि ना? ये सर। अब कहीं भी इंसुलेशन करना रहता है, जैसे आप पेचकस यूज करोगे तो जो उसका हत्था रहता है या हैंडल रहता है पेचकस का, वो रबर से बना हुआ रहता है या कई बार गिलास से बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये बिजली पास नहीं होने देते। तो जब टेक्नीशियन काम करता है पेचकस से बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो उसे शॉक ना लगे इसीलिए वो रबर की चप्पल पहनता है या रबर के हैंडल वाला वो यूज करता है, पेचकस, पेंचेस, प्लास, कटर, अलग-अलग चीज़ें। वायर के ऊपर भी रबर की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, रबर की कोटिंग की जाती है, हाँ कि ना? यस सर। जिनका लो ज़्यादा होने के नाम से उनकी वो पुअर कंडक्टर्स हो जाते हैं या इंसुलेटर्स हो जाते हैं। और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ओम मीटर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। समझ में आई इतनी बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो। बहुत जरूरी है इतनी बात समझना। ठीक है, इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। अब मेरी एक बात समझो, अब मेरी एक बात समझो कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं पीडी लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट
यूज होता है वो कौन सा है। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, या ऐसे लिख दे रहा हूँ, या मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट की, अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ, फॉर मेजरमेंट ऑफ, फॉर मेजरमेंट ऑफ, फॉर मेजरमेंट ऑफ, अगर मैं बात कर लूँ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ कि ना, यस सर। और किसकी बात कर सकता हूँ, और बात कर सकता हूँ मैं करंट की, और किसकी बात कर सकता हूँ मैं, करंट की, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो मैं पहले से पता करके रखूँगा, क्योंकि मुझे सर्किट बनाना है जिससे करंट फ्लो हो, जिससे मैं करंट का यूज़ कर पाऊँ, तो वहाँ पे मुझे वो पहले से पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है, या मैं उनका पहले से पता करके रखूँगा। तो अगर मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट की बात कर लूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आंसर है वोल्ट मीटर। आंसर क्या है, वोल्ट मीटर। नाम में ही वोल्ट डाला है इसीलिए वोल्ट मीटर, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं करंट को मेजर करने वाले की बात कर लूँ, तो आंसर है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, हाँ कि ना, या एम मीटर, एमीटर, हाँ कि ना। ए नाम में ही आ रहा है, मतलब एम्पियर का नाम में ही आ रहा है, इसीलिए ये करंट मेजर कर रहा है, और वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो। अगर मैं वहीं जैसे एक बार एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में अगर मैं दे दूँ कि सब्सटेंस ए जो है, सब्सटेंस बी जो है, सब्सटेंस सी जो है, ए की जो रजिस्टिविटी है, ए की रजिस्टिविटी जो है, ए की रजिस्टिविटी जो है, सुनना, ए की रजिस्टिविटी 10⁻17 है, 10⁻17 है। वहीं बी की रजिस्टिविटी, बी की रजिस्टिविटी 44 इंटू 10⁻, 44 इंटू 10⁻⁻6 है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सी की रजिस्टिविटी, तो सी की रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। अब मैं बोलूँ बताओ इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा वो है, टाइटेनियम एलॉय, और कौन सा मेटल है, हाँ कि ना। तो क्या बोलोगे, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, ए की सबसे ज़्यादा, तो ये क्या है, इंसुलेटर, ये क्या है, इंसुलेटर। जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम, मतलब सी की सबसे कम, वो कौन है, मेटल, वो कौन है, मेटल। और जिसकी बीच की, जिसकी बीच की मतलब जो बी है, ये हो जाएगा आपका एलॉय, ये हो जाएगा आपका एलॉय। ये आपसे सीबीएसई 2025 में भी पूछा गया है ऐसे ना। समझ में आया, समझ में आया, यस सर, समझ में आया, यस सर। अब सुनना, अब जनरली जो लोग इंसुलेटर लेते हैं, वायर लेते हैं, वो क्या लेती है, सिलेंड्रिकल लेती है। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर को मैं d/2 भी दिखा सकता हूँ, आर को मैं अगर d/2 भी दिखा सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लूँ टी एरिया, टी बता देते आर, आर बढ़ने से यानी रेडियस बढ़ने से क्या रेजिस्टेंस कम होगा, तो आंसर है यस, कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले में, अगर मैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू लो एल बाई ए वाले फॉर्मूले में अगर ए में पाई आर स्क्वायर डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, लो आर, लो यानी आर इज इक्वल टू लो एल बाय पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज इक्वल टू लो एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी क्या है, डायमीटर। तो ये चाहे आपका रेडियस बढ़े, चाहे आपका डायमीटर बढ़े, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। और कैसे कम होगा, स्क्वायर के फॉर्म फैक्टर में कम होगा, स्क्वायर के फॉर्म फैक्टर में कम होगा, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। तो अगर रेडियस डबल होगी, तो जो वो है बता देते हैं, तो रेजिस्टेंस है वो 1 वोल्ट हो जाएगी, हाँ कि ना। 2 का डबल क्या हो, यानी 2 का स्क्वायर फॉर्म पे स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अगर रेडियस डबल हुई, मतलब 2 टाइम्स हुई, तो
जो रेजिस्टेंस है वो स्क्वायर के फॉर्म फैक्टर में कम होगी, मतलब टी दा देते हैं 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वहीं अगर डायमीटर की बात कर लूँ, डायमीटर अगर दुगनी हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। पर क्या रेजिस्टिविटी पे कोई असर पड़ेगा? आंसर है नहीं, रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे असर पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे लिख लेना। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज independent of length and area, independent of length and area of length and area, length and area। हाँ कि ना? यस सर। ये सर क्यों बताया? आप तो ऊपर बता दिए थे। इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे बताने के बाद भी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाय ई से क्या निकाल लेते हैं कि वो इज इक्वल टू बता देते हैं आर ई बाय एल। तो इससे वो लोग समझने लगते हैं कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, या मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो आंसर है नहीं, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम लोग मूर्ख कह रहा हो, मूर्ख दिखोगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस सर। ठीक है, तो अब इंस्ट्रूमेंट की तो हम लोग ने बात कर ली। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे वो वोल्ट मीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करे वो एम मीटर। हाँ कि ना? यस सर। अब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओम, और उसने एक लॉ दिया था उसने एक लॉ दिया था कि जो करंट है, एक करंट क्यों फ्लो हो रही है, एक करंट क्यों फ्लो हो रही है। बेसिकली बताओ, तुम लोग से पूछ लो करंट क्यों फ्लो हो रही है। क्योंकि जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस वायर के थ्रू क्या लगाई जा रही है, वायर के थ्रू बैटरी लगाई जा रही है या सेल लगाया जा रहा है। सेल और बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे हायर पोटेंशियल का बना दे रहे, इसे लोअर पोटेंशियल का। मतलब यहाँ पे एक सॉरी, जय माता दी। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट कर दे रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं, जिसके कारण करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जा रही है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो जा रही है। तो बेसिकली समझो, यहाँ से यहाँ फ्लो हो जा रही है, मतलब करंट किसके कारण फ्लो हो रही है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो हो रही है। अब अगर ये करंट फ्लो जो है वो वोल्टेज या उसके कारण फ्लो हो रही है, तो V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी I जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब वोल्टेज। मतलब जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगी। हाँ कि ना? ये ओम्स ने क्या किया, सोचा। पर जब उसने इसका ग्राफ बनाया, या इससे जब उसने वैल्यू निकालनी चाहिए, जब इससे इक्वेट करते यहाँ पे उसने कोई कांस्टेंट माना होगा। तो जब उसने के की वैल्यू निकालनी चाहिए तो के की वैल्यू उसे दाते थे डेसिमल्स में आई। बहुत गंदी वैल्यूज आने लगी, फ्लैक्शंस में आने लगी, बहुत ज्यादा डेसिमल्स में आने लगी। तो उसने क्या किया, इस इक्वेशन तो थोड़ा बदला और ये बोल दिया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर करंट वहां पे ज्यादा फ्लो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। और जब इसने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाला के, हाँ कि ना, और तो उसे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे उसे क्या मिला, बेसिकली उसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगी, या बहुत कम डेसिमल्स में वैल्यू मिलने मिली। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, या यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए?
वोल्टेज मैंने लगाया, करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो करवाने के लिए रुकावट कौन ला है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन सा वो आना चाहिए? क्वांटिटी, आंसर है रेजिस्टेंस। तो जब इसकी वैल्यू मैच की गई तो वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर थी, हाँ कि ना? तो ये पता चला कि V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन आई। V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन आई। तो लोग ये कंसीडर नहीं करते, ये स्क्रैप कर देते और यहाँ से चालू करते हैं। ये कहलाता है ओम्स लॉ। ये पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसकी एक कंडीशन है, जब टेम्परेचर सेम हो। जब टेम्परेचर सेम हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया जाएगा वो क्या होगा? R। और R क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाती है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। So the potential difference across the ends of metallic conductor is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature remain constant। की जो potential difference है metallic conductor से across लगाई गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मेटेलिक कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। सिर्फ ये मानना है कि जो टेम्परेचर जो है वो सेम है, हाँ कि ना? तो V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है ओम में, हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो V है वो किस में है? वोल्ट में। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट में है, जो करंट है वो किस में है? एम्पियर में है, हाँ कि ना? यस सर। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस में है? ओम में, हाँ कि ना? यस सर। तो जब मैं V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कुछ, देखो वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। V वर्सेस I का जो ग्राफ बनाऊंगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर V इज इक्वल टू आई आर से अगर मैं V बाय आर कर लूँ, V बाय यानी V बाय आई कर लूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? आर। मुझे क्या मिल रहा है? आर। और इसकी अगर मुझे ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालने के लिए मुझे y बाय एक्स करना पड़ेगा, y बाय एक्स करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? तो क्या होगा? V बाय आई मतलब टोटल में R। तो इसकी स्लोप क्या बताएगी? रेजिस्टेंस बताएगी। V बाय आई के ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी? रेजिस्टेंस बताएगी। वो क्या बताएगी? रेजिस्टेंस बताएगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, हाँ कि ना? स्लोप ज़्यादा, हाँ कि ना? पर ये बात याद रखना, यहाँ पे कौन से V वर्सेस I। वहीं अगर मैं इसे ये कर दूँ I वर्सेस V, I वर्सेस V, I वर्सेस V, हाँ कि ना? तो यहाँ पे y एक्सिस में कौन आएगा? I आएगा। y एक्सिस में कौन आएगा? I आएगा। और ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा V। स्लोप के लिए जो एंगल लिया जाता है वो हमेशा x एक्सिस के लिए लिया जाता है, हाँ कि ना? तो स्लोप का ये जो थीटा है, स्लोप का जो थीटा है वो यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है? स्लोप में असल में tan थीटा लिया जाता है। स्लोप जो है वो एक्चुअल में tan थीटा लेता है। वो क्या लेता है? tan थीटा लेता है। वो क्या लेता है? tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, हाँ कि ना? जब मैं इसका स्लोप लूंगा, जब मैं इसका स्लोप लूंगा तो ये यहाँ से थीटा लिया जाएगा, हाँ कि ना? और जब मैं इसका स्लोप लूंगा, जब मैं इसका tan थीटा लूंगा तो वो क्या आएगा? 1/r, 1/r। मतलब अगर मैं I वर्सेस V के ग्राफ का अगर मैं वो बना यानी I वर्सेस V के ग्राफ में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, या स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो सोचो, समझ में आई? ठीक है, चालू आगे और बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं और पीछे आते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अरे V इज इक्वल टू आई आर, मतलब अगर यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर मैं V को 2V कर दूंगा तो I यानी अगर 2V
2V वो 1 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो 4V कितने का एम्पियर का करंट देगा? वो भी डबल हो जाएगा, 2 एम्पियर। अगर मैं इसे 3V कर लूंगा तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, 3 एम्पियर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं V वर्सेस I का, V वर्सेस I का, और यहाँ पे मैं 3 वो दूं, यहाँ पे मैं 3 वो दूता देते हैं, मैं यहाँ पे 3 आपको क्या देता हूँ? स्लोप देता हूँ। ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका R1, और ये हो गया आपका R2। हाँ कि ना? अब बोलूं कि इनमें से किसका कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? R3 ज्यादा है, R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है? तो अभी अल्लो तो पता चला V वर्सेस I ग्राफ में, तीसरा R ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो R ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है? R3 था तो R3 सबसे ज्यादा, फिर R1, फिर R2। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, अब रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है, अब जो रजिस्टर है, अरे हाँ, अब जो रजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जैसे मैंने बैटरी के कॉम्बिनेशन बताए, वैसे रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन लेते हैं, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन लेते हैं। जब आप सभी रजिस्टर्स को लाइन से जोड़ दो, मतलब ये हुआ रजिस्टर 1, ये हुआ रजिस्टर 2, ये हुआ रजिस्टर 3। हाँ कि ना? ये R1, ये R2, और ये R3। हाँ कि ना? तो ये कहलाता है सीरीज रजिस्टर। वहीं सभी को पैरेलल जोड़ दो, तो ये हुआ R1, ये हुआ R2, और ये हुआ R3। हाँ कि ना? इन सभी को आपने क्या किया? पैरेलली जोड़ दिया। इसे क्या कर दिया आपने? सभी को पैरेलली जोड़ दिया। इन सभी को आपने क्या कर दिया? पैरेलली जोड़ दिया। हाँ कि ना? तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ कि ना? ये क्या होता है? ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब ये बात देखो कि यहाँ पे क्या सेम रहेगा। यहाँ पे मैं अगर इसे एक बैटरी के अलॉन्ग जोड़ दूँ, यहाँ पे मैं इसे एक सेल के अलॉन्ग जोड़ दूँ या बैटरी के अलॉन्ग जोड़ दूँ, तो ये बताओ, बैटरी से जितना करंट निकलेगा, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में एंटर करेगा, मतलब बैटरी से जितना चार्ज निकला है उतना ही चार्ज करेगा। वरना अगर यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट या लुक गया थोड़ा सा, तो ये एंड चार्ज हो जाएगा, और क्लोज सर्किट में कोई सा भी एंड चार्ज होता नहीं है। तो जितना बैटरी से निकल रहा है उतना ही बैटरी पे जाएगा वापस। हाँ कि ना? जितना करंट बैटरी से निकला है उतना ही करंट बैटरी पे जाएगा। और ये एक ही बात है, मतलब जितना भी ये पाथ है, यहाँ पे सभी पॉइंट में जो करंट है वो सेम होगा। चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ। हाँ कि ना? क्या करंट वहां पे सेम रहेगा? आंसर है यस। आंसर है यस। मतलब जितने भी ये रजिस्टर्स हैं, सब में क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार की रुकावटें डालेंगे, सभी अलग अलग प्रकार की रुकावटें डालेंगे। हाँ कि ना? तो जब मुझे इन सभी को रिप्लेस करते, या एक रेजिस्टेंस लगाना हो जहाँ पे इतना ही करंट फ्लो हो, और बैटरी के द्वारा लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी वी रहे, तो वहां पे अगर मुझे लगाना है, वहां पे अगर मुझे एक रजिस्टर लगाना हो, या ये बोलूँ कि ये तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस दे पाले हैं, तो उस टर्म के लिए क्या यूज किया जाता है? कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि आप तीनों रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाले और वहां तीनों के बराबर एक डालना चाह रहे हो, कि ये तीनों जो एफएल डाले वो एक ला दे, या आप ये करना चाह रहे हो कि ये तीनों मिलके कितना एफएल डाले हैं, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पर वहीं अगर मैं पैरेलल की बात करूं, तो पैरेलल में यहाँ से जब करंट निकला, यहाँ से जब करंट निकला, तो यहाँ पे करंट सेम होगा, यहाँ पे करंट सेम होगा, तो जितना करंट निकला है उतना ही जाना है। पर क्या यहाँ पे और यहाँ पे करंट सेम होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये तीन अलग अलग भाग हो गए, ये तीन अलग अलग पाथ हो गए। ये
तीन क्या हो गए, अलग अलग पार्ट हो गए, ये तीन अलग अलग रास्ते हो गए, हाँ कि ना। तो यहाँ पे करंट तो सेम नहीं होगा, पर ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सब के सब इंडिविजुअली, ये सब के सब इंडिविजुअली सेम बैटरी के अक्रॉस या सेम सेल के अक्रॉस जुड़े, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है पर बैटरी यानी बट करंट डिफरेंट है, बट करंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये देखो, अगर यहाँ पे मैं R1 की वैल्यू मान लेता हूँ 3, यहाँ पे मान लेता हूँ 2, यहाँ पे मान लेता हूँ 6, तो ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया बेसिकली आपका 11, सॉरी। वहीं यहाँ पे मानूं तो आपका आल इक्विवेलेंट क्या होगा, आल इक्विवेलेंट क्या होगा, आल इक्विवेलेंट होगा बेसिकली आपका 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, हाँ कि ना। यस सर, अगर मैं एलसीएम निकालते लूँ तो ये हो जाएगा आपका 2/6, 3/6, 1/6 और सभी को ऐड कर दो 6 से ऊपर, ये 6 हो जाएगा टोटल में, ये हो गया 6, ये हो गया 2 प्लस 3 5 प्लस 6, हाँ कि ना। और ये हो जाए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, हाँ कि ना। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1, और मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 3 लिया था, 2 लिया था और 6 लिया था। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने आपको अलग अलग रजिस्टर दे दिए और मैं बोलूँ इन सभी रजिस्टर तो मिला के आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो किस में निकाल पाओगे, किस में निकाल पाओगे। अगर मैं मिला के बोल दूँ कि इन सभी को मिला के आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो किस में निकाल पाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल पाओगे। और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने से बोल दूँ तो किस में निकालोगे, पैरेलली जोड़ दोगे। किस में, कैसे जोड़ दोगे, इन सभी को पैरेलली जोड़ दोगे मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए, हाँ कि ना। यस सर, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलली जोड़ दोगे। साथ ही साथ ये देखो कि ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आया ये सभी से बड़ा है और ये जो मिनिमम रेजिस्टेंस आया है ये सभी से छोटा है, हाँ कि ना। यस सर, तो ये बात याद रखना, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में जब कंबाइन करोगे तो वो बड़े, सबसे बड़े रजिस्टर से भी बड़ा होगा, और जो ताते थे हम पैरेलली जोड़ के जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रजिस्टर कौन है, 6, तो ये जो 11 है ये 6 से भी बड़ा है, और जो यहाँ पे सबसे छोटा रजिस्टर क्या है, 2, तो इस छोटे रजिस्टर से भी सबसे से भी छोटा मिनिमम रेजिस्टेंस आया है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, तो अगर मैं आपको बोलूँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने थे तो आप सभी रजिस्टर तो कैसे जोड़ दोगे, यानी सीरीज में जोड़ दोगे। और बोलूँ कि आप वो निकालो मिनिमम रेजिस्टेंस, तो कैसे जोड़ दोगे, पैरेलली जोड़ दोगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ये तो लोग पढ़ लेना, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, हाँ कि ना। यस सर, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है 3 ओम का, यानी ये 3 ओम का, ये 6 ओम का, ये R1 है और ये R2 है, हाँ कि ना। यस सर, और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे, यहाँ पे ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हाँ कि ना। R1 का जो 6 ओम है, जो 6 ओम है, और ये R2 का जो 3 ओम है, जो क्या है 3 ओम है, हाँ कि ना। यस सर, 3 ओम है। वैसे ये शॉर्टकट पे मैं बिलीव नहीं करता, तो अभी शॉर्टकट लगा लोगे, एग्जाम में ज़्यादा पूछ दिया, तो ये बेसिकली वही है यार, आल इक्विवेलेंट जो है, आल इक्विवेलेंट जो है ये पैरेलल के लिए शॉर्टकट है ना। आल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, तो दो ही रेजिस्टेंस है, हाँ कि ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसे इससे, इसे इससे, एलसीएम लेके, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2, हाँ कि ना।
यस सर, ये तुल्यों ने मैथ्स में वाला यानी आर वन प्लस आर टू नहीं, आर वन इंटू आर टू। अब इसे उल्टा कर दो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो ये शॉर्टकट है, ये कोई फायदेमंद नहीं है, वही याद रखो, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है, समझ में आया। अब अल्लो तो ये थ्योरी में पूछा जाता है कि एडवांटेज क्या है पैरेलल के ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये देखो, टी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं सभी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है। सभी को पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए वो सेम चाहिए, पर जितना करंट सभी ड्रॉ करते हैं वो अलग अलग है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस होते हैं, यहाँ पे अप्लायंस जो है आपकी गलती वो इंडिपेंडेंट लेते हैं कि बता देते हैं सबको जितनी करंट चाहिए वो अपने आप से ड्रॉ करते रहते हैं, क्योंकि पैरेलल में आप करंट इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो, पर सीरीज में डिसाइड नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर साथ ही साथ अगर ये रजिस्टर बंद हो गया, ये पाथ बंद हो गया तो आगे कहीं करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, पर पैरेलल में अगर ये पाथ बंद हो जाता है तो इन दो जगह से करंट फ्लो हो जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। साथ ही साथ में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम किस में आ रहा है, इसमें जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छे से करंट फ्लो होगा और उतना कम बिजली का बिल आएगा। हाँ कि ना? यस सर। तो इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंस थी, अगर एक अप्लायंस फेल हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी एक ब्रांच में, तो बाकी सभी अप्लायंस काम करते रहते हैं। ईच अप्लायंस हैज सेपरेट ब्रांच ensuring one fault does not affect the other। कि एक में फॉल्ट आने से, एक खराब होने से, एक में शॉर्ट सर्किट ओवरलोडेड होने से दूसरा कोई खराब ना हो। डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट, सभी डिवाइसेस की अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट रहती है। डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप need different color, for example a bulb and the ether cannot be connected in series, this is possible in parallel combination। की सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो सबकी अलग अलग नीड है जो फुलफिल की जाती है पैरेलल में। हाँ कि ना? reduce equivalent resistance, equivalent resistance of a parallel circuit is less than the smallest resistance of a branch। This reduced resistance allow higher total current through the circuit while maintaining the same voltage, leading to efficient energy consumption। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब अल्लो तो करना है सर्किट डायग्राम। अब अल्लो तो क्या करना है? सर्किट डायग्राम। अब अल्लो तो क्या करना है? सर्किट डायग्राम। हाँ कि ना? यस सर। अब अल्लो तो क्या करना है? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट क्या होता है? सर्किट एक पाथ है जिससे करंट फ्लो कर सकता है, जनरली सर्किट तो ये बोला जाता है कि सर्किट वो पाथ है, क्लोज्ड पाथ है जिससे करंट फ्लो कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। सर्किट दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। हाँ कि ना? यस सर। सर्किट जो है वो ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। जैसे आप बटन चालू करते तो आपका पंखा घूमना चालू हो जाता है, तो क्या हुआ है वहां पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है सोर्स ऑफ करंट जो है वो आपकी जो तार डली हुई है दीवार में, बटन और तारे हैं जो वो है पंखा जो है वो एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं, जिसके कारण उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। पर वहीं जब आप बटन बंद करते हैं तो वो सर्किट टूट जाता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है जिससे करंट फ्लो नहीं कर पाते। हाँ कि ना? तो सर्किट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सर्किट जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सर्किट जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। हाँ कि ना? ओपन सर्किट से तारे हैं वो फ्लो नहीं कर पाते करंट, और क्लोज सर्किट से करंट फ्लो कर जाता है। तो क्लोज सर्किट को ही जनरली सर्किट बोल दिया जाता है। तो लो तो अभी यही समझना है, और यही होता है कि क्लोज सर्किट तो ही जनरली सर्किट बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई सर्किट बता रहा है तो उससे उसे करंट फ्लो करवाना है। हाँ कि ना? इसलिए सर्किट के लिए क्या डेफिनेशन यूज कर दी जाती है कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस क्यों?
क्योंकि उस करंट को फ्लो करने के लिए कंटिन्यूअस मीडियम चाहिए, तभी तो वो फ्लो कर पाएगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है, हाँ कि ना? जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फॉल या ऑफ या फॉल इलेक्ट्रिक करंट, फॉल इलेक्ट्रिक करंट, हाँ कि ना? यस सर, फॉल इलेक्ट्रिक करंट, हाँ कि ना? यस सर। अब सर्किट जो है, आप एग्जाम में या जब भी कोई सिविल इंजीनियरिंग करता है या आपको कोई भी सर्किट तो बनाना रहते हैं, तो आप एक पहले उस पर ध्यान देते हो। आपको तुरंत थोड़ी है ऐसी कि आप पेपर में बनाए तो आप पूरा बल्ब बना लो, एक एक वायर के डायग्राम बना लो, उसमें वायर का ब्लेंड लिख लो, बल्ब का ब्लेंड लिख लो, स्विच का ब्लेंड लिख लो। तो ऐसा हर बार थोड़ी कर सकते हो, वो बहुत हेक्टिक है, इसीलिए सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं सर्किट बनाने के वक्त। घरों की जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये बिल्डिंग के मैप देखेंगे तो सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं, जिससे आप ये भी बता सको कि इस सर्किट में कौन कौन है, बल्ब है, फैन है, कौन कौन है, प्लस कहाँ कहाँ पे स्विच है कि तो यहाँ पे आप सिम्बॉल्स यूज करते हो, हाँ कि ना? कहाँ कहाँ पे सोर्स है, सोर्स कैसे, बैटरी है या सेल है, हाँ कि ना? तो आप सर्किट्स में इन सर्किट डायग्राम बनाने के आप सिम्बॉल्स यूज करते हो। उन सिम्बॉल्स में पहला सिम्बॉल जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक सेल का। वो किसका होता है? इलेक्ट्रिक सेल का। पहला सिंबल किसका होता है? इलेक्ट्रिक सेल का। किसका होता है? इलेक्ट्रिक सेल का। और ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कुछ, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। दूसरा जो होता है वो होता है बैटरी का। दूसरा जो होता है वो होता है बैटरी का, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलो, बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पे बैटरी में तो ब्रैकेट में लिख लेना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसे कैसे दिखाया जाता है? इसे ऐसे दिखाया जाता है। हमेशा याद रखना, छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट जोड़ा जाता है, हाँ कि ना? यस सर, छोटे पार्ट से क्या जोड़ा जाता है? बड़ा पार्ट जोड़ा जाता है, हाँ कि ना? यस सर। और ये सभी बड़े पार्ट तो सेम हाइट का बनाना, ठीक है? मुझसे अभी सेम लेंथ के नहीं बने, सीधा सीधा बनाना, ठीक है? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? तो बीच के ये प्लस माइनस को छोड़ दिया जाता है, हाँ कि ना? तो दी बैटरी पुली एक कहलाती है, ठीक है? बैटरी पुली एक कहलाती है, तो ये माइनस, ठीक है? तीसरा जो सिंबल होता है, तीसरा जो सिंबल होता है वो होता है स्विच का। तीसरा जो सिंबल होता है वो स्विच का, हाँ कि ना? वो होता है स्विच का। स्विच में दो सिंबल आते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अब इसे दिखाने के दो तरीके हैं यार, इसे दिखाने के दो तरीके हैं। इसे दिखाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। ऑन तो दिखाने के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हो स्विच को, जब आप स्विच ऐसा बनाते हो तो ऑन दिखाने के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या स्विच को इस तरीके से भी बनाया जाता है, ऐसे करते, हाँ कि ना? तो जब आपको इसे ऑन दिखाना हो, जब आपको इसे क्या दिखाना हो? ऑन दिखाना हो, तब आप कैसे बनाओगे इसे? तब आप इसे बनाओगे ऐसा, तब आप इसे कैसे बनाओगे? ऐसा बनाओगे, हाँ कि ना? तब आप इसे ऐसा बनाओगे, कैसा? ऐसा, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है, ताकि एक कंटिन्यूअस पाथ बन पाए ऐसे कलन के लिए। जब आपको ऑफ दिखाना हो तो आप कैसा दिखाओगे? ऐसा दिखाओगे, हाँ कि ना? या ऐसा, ऐसा, ताकि एक ओपन पाथ दिखा सको, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? फोल्ट जो हो जाता है, फोल्ट हो जाता है वायर, वायर जॉइंट। बीच बीच में कई जगह आप वायर को जॉइन करते हो, हाँ कि ना? अलग अलग वायर तो वहां पे आपको वायर जॉइंट दिखाने के लिए ऐसे दिखाना पड़ता है, हाँ कि ना? पर कई जगह वायर आपस में एक जगह को पार करती है पर आपस में जॉइन नहीं होती, आपस में जॉइन नहीं होती, तो वहां पे वायर क्या होती हैं? वायर क्लॉस होती हैं। ये क्या है? वायर जॉइंट है, ये बेसिकली वायर जॉइंट है। अब ये बात याद रखना, जब हम लोग वायर की बात करते हैं तो वायर में रेजिस्टेंस नहीं लेते, वायर में रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेते, ठीक है? अभी समझ में आया? वो इंजीनियरिंग में, आईआईटी में वायर में रेजिस्टेंस लेंगे, अभी नहीं लेते वायर में रेजिस्टेंस।
अब अगर मैं बोलूँ कि वायर जॉइन नहीं हुए हैं पर एक इलास्टिक को क्लॉज कर ले दो वायर, तो वायर क्लॉसिन विदाउट जॉइंट, वायर क्लॉसिन विदाउट जॉइंट, हाँ कि ना, बिना जॉइन हुई वायर एक दूसरे तो क्लॉज कर ले विदाउट जॉइनिंग, हाँ कि ना, बिना जुड़े एक दूसरे तो क्या देते हैं, पास कर ले वायर, हाँ कि ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये एक वायर है और ये बिना जॉइन हुए ऐसे ऊपर से गया, हाँ कि ना, इस तरीके से। छठा जो सिंबल हो जाता है वो हो जाता है किसका, वो हो जाता है बल्ब का, वो हो जाता है बल्ब का। तो बल्ब का सिंबल जो है वो अच्छा भी बना सकते हो और बहुत बुरा भी बना सकते हो। तो ये है आपका बल्ब, हाँ कि ना। कई जन इसी को सर्कल कर देते हैं, हाँ कि ना, यस सर, या कई जन इसी को ऐसे छोड़ देते हैं। अब बल्ब जो है जब जलता दिखेगा तो वो ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। ये ग्लोइंग बल्ब है, हाँ कि ना, ये क्या है, ग्लोइंग बल्ब, ये क्या है, ग्लोइंग बल्ब, हाँ कि ना। समझ में आया, समझ में आया। ये इसमें जब दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, जब ऐसा बल्ब बनाया जाए और इसे ग्लोइंग दिखाना रहे तो ये ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ऐसा दिखेगा ग्लोइंग बल्ब। बस ये बाहर बाहर की ये जो लाइन है ये गायब हो जाएगी नॉन ग्लोइंग में, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। सेवेंथ जो सिंबल हो जाता है, सेवेंथ सिंबल जो हो जाता है वो हो जाता है आपके रेजिस्टेंस का, वो हो जाता है आपके रेजिस्टेंस का। ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जिसकी वैल्यू आपको पता हो, आर जिसकी वैल्यू। तो इस तरीके के रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए आप ऐसी जिगजैग लाइन शो करते हो। पर कुछ ऐसे भी रेजिस्टेंस होते हैं या ऐसे भी रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, उनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं रहती, जिनकी डेफिनेट वैल्यू नहीं रहती तो उन्हें आप वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हो। या ऐसे डिवाइस को लियो स्टेट बोला जाता है, या ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है, वीओ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीओ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीओ स्टेट बोला जाता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। ऐसे डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, वीओ स्टेट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी दो सिंबल यूज होते हैं अलग अलग जगह। बहुत सी जगह ऐसा सिंबल यूज कर लिया जाता है कि ऐसे जिगजैग लाइन बनाते हैं और उस पर एक एलो मार दिया जाता है ऐसा, या ऐसा सिंबल यूज किया जाता है, ऐसा सिंबल यूज किया जाता है कि ऐसे जिगजैग लाइन बना दिया और ऐसे बना दिए, हाँ कि ना, यस सर। तो ये दो सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एमीटर की, तो इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करेंगे। तो अगर मैं एमीटर की बात करूँ, एमीटर की बात करूँ तो एमीटर में क्या कहते हैं, ये आ जाता है ए, हाँ कि ना, यस, प्लस और ये माइनस। 10वां जो होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर, यानी सॉरी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, हाँ कि ना, यस सर, वो हो जाता है वोल्ट मीटर, हाँ कि ना। ये क्या है, करंट नापने के काम आता है। ये किसके काम आता है, करंट नापने के काम आता है, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया। एक होता है, देखो एमीटर क्या कर ले, करंट के करंट को नाप ले। वोल्ट मीटर क्या कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस को नाप ले। एक होता है गैल्वेनोमीटर जो सिर्फ ये पता लगाने के काम आता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं, करंट प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ कि ना। आप गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस जोड़ के उसे वोल्ट मीटर भी बना सकते हो, एमीटर भी बना सकते हो अलग अलग तरीके से। पर ये समझो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या है, वो एक डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस नापने के काम आ रहा है। तो इसे वैसे तो कोई काम नहीं है, पर ऐसे समझ लो, ऐसे जी करते दिखाया जाता है, इसमें प्लस माइनस आपको बताना नहीं रहता, ठीक है। गैल्वेनो में प्लस माइनस नहीं लगता, ठीक है। अब अल्लो तो क्या करना है, अब अल्लो तो करना है बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी में जब आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है अक्रॉस दी कंडक्टर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो जब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चार्ज है, मान लो अभी के लिए पॉजिटिव चार्ज मान ले लें, तो हम लोग करंट देख लें तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रही है।
तो जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अब अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग पावर कंजप्शन लेता है, अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग पावर कंजम्पशन लेता है, अलग अलग डिवाइसेस का क्या लेता है, अलग अलग पावर कंजम्पशन लेता है, हाँ कि ना। यस सर, अलग अलग पावर कंजम्पशन लेता है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर की कंजम्पशन होती है, ये इलेक्ट्रिक पावर की कंजम्पशन होती है कि किस रेट पे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया जा रहा है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये करंट फ्लो, जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे क्या दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, जिसके कारण ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर पाया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हुई बता देते हैं फील्ड के द्वारा इसे दी गई। तो वही जो है अ, जब एक अप्लायंस, एक डिवाइस उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करवाता है अपने अंदर करंट को ट्रेवल करवाने के लिए, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर की वो कितना कंज्यूम कर रहा है। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसकी जो वो है बता देते हैं फॉर्मूला, वो क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू वी आई। पी क्या है, यहाँ पे पावर है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वॉट। बेसिकली पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, जिसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट। I जो है वो है करंट, जिसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर। अब V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर से मुझे ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V लिख दूंगा आई आर, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। वहीं अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू अगर कुछ ऐसी डाल दूँ थी V बाय आर डाल दूँ, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाता है, पहले तो I स्क्वायर आर हुआ। अब जब आई में वी बाय आर डालूंगा, आई की वैल्यू वी बाय आर डालूंगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, तो फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में है। अब आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की कैलकुलेशन की। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक सेल के द्वारा सप्लाई की जाती है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो लो तो पता है कि इतनी इलेक्ट्रिक पावर इतने समय में कंज्यूम हो रही है। अगर मैं बोल दूँ कि मुझे पता है कि पी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है, बता देते हैं टी टाइम में, पी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है टी टाइम में, तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, तो इसकी जो तो वो होगी यूनिट, वो जूल्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जूल्स हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करूँ, कि क्या कहते हैं कि एक कमर्शियल यूनिट भी यूज की जाती है। जैसे अब घर में देखेंगे तो घर में आपके इलेक्ट्रिक बिल आता होगा, क्या आता होगा, बिल आता होगा, हाँ कि ना। यस सर, क्या आता होगा, बिल आता होगा। तो बिल में ऐसे लिखा होगा नंबर ऑफ यूनिट इंटू प्राइस ऑफ यूनिट, हाँ कि ना। तो ये नंबर ऑफ यूनिट जो है ये किस में लेता है, 1 किलोवाट आवर में लेता है, 1 किलोवाट आवर में लेता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, 1 किलोवाट आवर में लेता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट एक आवर के लिए, 1 किलोवाट एक आवर के लिए, हाँ कि ना। यस सर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट फॉर 1 आवर, मतलब आप बेसिकली मान लो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, हाँ कि ना, 3600 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे अगर एनर्जी जूल में लानी है तो पावर लो तो किस में लेनी पड़ेगी, वॉट में, और टाइम जो है वो हमें सेकेंड में लेना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 जूल, हाँ कि ना। यस सर, ये इसकी एक कमर्शियल यूनिट है, ये इसकी क्या है, एक कमर्शियल यूनिट है, हाँ कि ना।
यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया, समझ में आया। यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब अब क्या होता है जब एक तारे ने कंडक्टर से जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है या एक रजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो उस कंडक्टर या उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस के कारण उस कंडक्टर या उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस के कारण रुकावटें आती हैं, जिसके कारण जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस रुकावट के कारण क्या देते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, उसमें हीट जनरेट होती है। तो इसी तो बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब एक व्हेन अ करंट passes through a conductor or electric device, it becomes hot after some times and produce heat. This is called heating effect of electric current। और ये क्यों हाल है? क्योंकि उस कंडक्टर उस डिवाइस की कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज किया जाता है कि हीट उतनी ज़्यादा हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आर स्क्वायर के, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट रहेगी, प्लस जितना ज़्यादा समय प्लस जितना ज़्यादा समय आपकी जो ताकतें हैं करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट रहेगा, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है जो होती है एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके इक्वेशन बनाया जाता है तब पाया गया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो दादे इक्वेशन बन जाता है एच स्क्वायर इसे यानी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक आपका इक्वेशन बन जाता है। अब ये बात देखना है हीट है क्या? हीट बेसिकली एनर्जी है, तो इसे भी किस में मेजर किया जाएगा? जूल्स में ही मेजर किया जाएगा। हीट है क्या? हीट एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो लॉ इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो लॉस हुआ तारे इलेक्ट्रिक एनर्जी से लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट के फॉर्म में लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट के फॉर्म में क्या होता है? लॉस होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ, तो जैसे आपका आयरन, जब आप क्लॉथिंग को आयरन करते, जब आप कपड़ों को आयरन करते हैं, या जब आप किसी हॉट जब आप चॉकलेट तो मेल्ट करने के लिए उसे उसमें डालते हैं, किसमें? मेल्ट करने वाला आता है उसमें डालते हैं हीटिंग, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें डाल दो, ऐसे कप सलीका आता है और प्लग में लगा दो, ऊपर से बंद कर दो, पता नहीं वो आता है वो डिवाइस, उसे क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ठीक है। या बता देते हैं आप ये बोल दो कि वो लेते हैं हेयर स्ट्रेटनर्स लेते हैं कि प्लग में लगा दो और औरतें उससे अपने बाल स्ट्रेट करते हैं, या उसी पे लपेट के अपने बाल थोड़े से कर्ल भी कर लेते हैं। वैसे तो उसका नाम हेयर स्ट्रेटनर है, वो स्ट्रेट करने से काम आना चाहिए, पर उस पे ऐसे लपेट के ऐसे पता नहीं कैसे खींचते हैं, कई बार कर्ल भी हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो उसमें जैसे आपका वो यूज़ होता है, फ्यूज़ में यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ में यूज़ होता है, समझ में आया? फ्यूज़ में कैसे यूज़ होता है? फ्यूज़ में एक पतली वायर ली जाती है, जिसकी एक जैसे आप एक कॉपर की वायर खींच ली किसी वायर के अंदर से, थोड़ा-सा सेक्शन लेके इतनी पतली सी वायर लगा दी, फ्यूज़ के इस साइड और इस साइड ऐसे बन जाती है और वो फ्यूज़ जाके उसमें क्लैंप हो जाता है उसके सर्किट में। तो क्या होता है इस सर्किट में, अब जब करंट फ्लो हो रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो ये ओवर हीट हो जाती है और ये वायर टूट जाता है, और ये जो ओवर करंट है, ये जो ज़्यादा करंट है, ये ज़्यादा देर सर्किट में फ्लो नहीं हो पाती और जिससे जो आपका वो है सर्किट उसमें प्रेजेंट डिवाइसेस खराब होने से बच जाते हैं, जैसे घर में यूज होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। या आप लू मीटर में यूज़ करते हो, या गर्म पानी की लौद में यूज़ करते हो, या जो गीज़र लेते हैं उनमें यूज़ होता है, समझ में आया? तो इनमें कौन यूज़ होता है? एलॉय यूज़ होते हैं जनरली, जिनकी हाई रेजिस्टिविटी रहती है, तो जिसके कारण ज़्यादा हीट होती है तो उन्हें मेल्ट होने से बचाना है, तो एलॉय की हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहती है, और स्ट्रॉन्गर रहते हैं देन नॉन मेटल की, जल्दी से हीट में थोड़े से लचीले नहीं होते, तो अपने शेप को मेंटेन किए रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। वैसे ही आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वैसे ही आ जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब।
ये भी जो है जो जिस इलेक्ट्रिक बल्ब की मतलब बात करेंगे, ये भी जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही आता है। इसकी जो फिलामेंट रहती है टंगस्टन, ये जो बल्ब रहता है ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होता है, ऐसे तीन वो रहता है आगे पीछे करते, और इस पे ऐसे टंगस्टन लपेटाया हुआ रहता है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो ये टंगस्टन जो है ये ग्लो करता है। ये क्या करता है, हीट एमिट करता है और लाइट एमिट करता है और ग्लो करता है, जिससे रोशनी फैलती है। तो फिलामेंट जो है जो टंगस्टन का बना हुआ है, ये क्या करता है, हीट करता है और एमिट करता है लाइट, हीट करता है और एमिट करता है लाइट। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। टंगस्टन जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इसीलिए इसे बल्ब में यूज किया जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला इसीलिए यूज निकलते तो वो हीट होते गलम होते गल जाएगा। फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज करते, जैसे कॉपर हो गया, हाँ कि ना। तो अल्लो तो ओवरलोडिंग से बचाना है, या बहुत ज्यादा या शॉर्ट सर्किट से बचाना है, ठीक है। बल्ब में वो सबसे नहीं करना रहता, वहां पे तो हमें हीट चाहिए, लाइट चाहिए ना उससे, हाँ कि ना, यस सर। और बता देते हैं मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओनली अ स्मॉल पार्ट रिमेन्स एज लाइट। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसका मेजर पार्ट हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, बहुत कम सा पार्ट लाइट के फॉर्म में चेंज किया जाता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, जो एक सेफ्टी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस है। और फ्यूज जो है वो आपके शॉर्ट सर्किट या साथ ही साथ ओवरलोडिंग से बचाता है। अब ये देखो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, ये है आपका कोई सोर्स है, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके दो एंड है, जैसे मान लेता हूँ स्विच बोर्ड है। अब स्विच बोर्ड में क्या किए, एक वायर घुसेल दिए, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पर वहीं अगर मैं यहाँ पे बल्ब घुसेलूंगा तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट एक यूनिट टाइम में वो बहुत कम है, हाँ कि ना। बट यहाँ पे जब मैं सिर्फ एक वायर घुसेलूंगा तो वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो सर्किट जय माता दी, वो सर्किट तो डैमेज कर देता है। तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट होना। नाम ही से पता चल रहा है शॉर्ट मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस डाल दिया गया है, हाँ कि ना, जिससे अचानक से बहुत ज्यादा की करंट Dolly है, हाँ कि ना। तो fuse has low melting point, so when high current passes, it melts due to overheating. जूल्स लॉस ऑफ हीटिंग के हिसाब से, हाँ कि ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हाँ कि ना। और करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो जो आपका डिवाइस है उस सर्किट में बंदा वो खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस, ऑब्वियस सी बात है सीरीज में कनेक्ट करना रहता है, क्योंकि आपको अप्लायंस को बचाना है। अगर उसे आप पैरेलली कनेक्ट कर दोगे तो ये फ्यूज तो बंद हो जाएगा, ये फ्यूज तो करंट इससे फ्लो होते हुए रहेगा। तो अगर आपको रोकना है अप्लायंस में तो उसके सीरीज में ऐड करना पड़ता है, हाँ कि ना, यस सर। फ्यूज वायर जो बनी हुई रहती है वो टिन की बनी रहती है, कॉपर की बनी रहती है, लीड की बनी रहती है, आयरन की बनी रहती है, हाँ कि ना, यस सर। जनरली एक पतली सी तार, यानी एक तार जो रहती है, ये जो वायर रहती है, इसका ऐसा सेक्शन यहीं से काटते यहाँ से एक वायर खींच ली जाती है। येलो तो ऊपर से एक वायर दिखती है, पर इसके अंदर मल्टीपल सिलेंड्रिकल बहुत सारी वायर्स रहती हैं। तो उनमें से एक वायर प्लास की मदद से खींच ली जाती है और उसी को फ्यूज में बांध दिया जाता है। फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कॉपर में आपको जनरली मिल जाता है। लेथ ऑफ फ्यूज वायर जो रहता है, लेथिन ऑफ फ्यूज वायर जो रहता है वो बता देते 1A 2A 3A 4A 5A 10A ऐसे मिल जाएगा, हाँ कि ना। ये मैक्स करंट तो बता देते हैं, वो करता है बेसिकली डिनोट करता है कि अगर आपका करंट लेटिन से ज़्यादा है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब कि 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो मेल्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो मेल्ट हो जाएगा, 3 एम्पियर से, 4 एम्पियर से, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट है, 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो वो मेल्ट हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया, समझ में आया, यस सर, हमें बात समझ में आती है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, चैप्टर के एंड में आ गए, कुछ डेफिनेशंस हैं।
जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। समझ में आया? कुछ डेफिनेशंस है जो इसमें यूज़ किए जाते हैं और उन्हें डिफाइन करने के लिए लास्ट स्लाइड ऐड की गई है थी। जैसे आपका करंट में 1 एम्पीयर तो डिफाइन करने बोल दिया, तो कैसे करोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज टू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पीयर। आप एम्पीयर को तो करंट को तो डिफाइन कर जाओगे, पर 1 एम्पीयर को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है आपको? फॉर्मूला देखना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे 1 एम्पीयर कैसे आएगा? जब यहाँ पे 1 कूलम होगा और यहाँ पे 1 सेकेंड होगा। हाँ कि ना? यस सर। तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes to a cross section area of a conductor in 1 second is known as दाते हैं 1 एम्पियर। हाँ कि ना? यस सर। या flows to if 1 coulomb of charge flows to a conductor in 1 second is called 1 coulomb of charge। वैसे ही अगर मैं बोल दूँ 1 वोल्ट को डिफाइन करूँ, तो if 1 joule of work is done to move 1 coulomb यानी if 1 joule of work is done to move is done in moving yeah, 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge, then it is called 1 volt। हाँ कि ना? Potential difference between 2 points is 1 volt if 1 joule of work is done in moving one charge from one point to another। वही जो मैं बोला। रेजिस्टेंस 1 ओम कैसे करोगे? जब आप 1 वोल्ट लगाए हो और आपको 1 एम्पियर मिला हो, मतलब 1 ओम का वो होता देते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ 1 resistance of a conductor is 1 ohm if 1 current of 1 यानी if a current of 1 ampere charge flows when 1 volt potential difference is applied। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का होगा। जो मैंने बोला वही यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 वॉट की, तो यहाँ पे 1 वॉट की बात करूँ, तो जब 1 वोल्ट लगाओ और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको 1 वॉट का पावर मिल जाएगा। तो पावर इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज टू अ कंडक्टर एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसी समय 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, तो 1 वॉट का पावर आपको मिल जाता है। तो वही आपके डेफिनेशन में लिख दिया गया है। तो ये 1 एम्पियर को डिफाइन करना, 1 वोल्ट को डिफाइन करना, 1 ओम को डिफाइन करना, 1 वॉट को डिफाइन करना, ये तो अब मुश्किल हो जाता है। अब उन बाकी के टर्म्स को डिफाइन कर जाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। यहीं पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। अच्छे से ख़त्म हुआ है। अब इसे बस रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है इसकी अब, ठीक है, और स्कूल में कराए गए क्वेश्चंस करने हैं। फिर एक प्रैक्टिस बुक लेनी है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, वो ले लेनी है और सवाल की लेनी है। आप उसकी ले सकते हो, एडुकार्ड की ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप अलग अलग की ले सकते हो, बहुत सारी आती हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस वो ये बता रहा हूँ कि कौन सी अच्छी है, यानी कौन सी की ले सकते हो। मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो आप मेरे हिसाब से होशियार की ले लेना। तो मैंने मुझे होशियार की सही लगी। और एक सिर्फ कल से भी एक पब्लिकेशन थी भी अच्छी आ रही है बहुत। क्या नाम था यार उसका? सिर्फ पब्लिकेशन था क्या? हाँ, सिर्फ पब्लिकेशन था शायद, उसकी भी बुक अच्छी थी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। जय राम जी की।